तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान मौजूद हैं। मंगल इलेक्ट्रिकल्स की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। कंपनी के ईडी श्री अनिकेत मंगल सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे नंबर्स के ऊपर भी। लेकिन अनिकेत सर से बातचीत करने से पहले जरा कुछ कंपनी की बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। आईपीओ का आज है तो दूसरा दिन, लेकिन ऑलरेडी आईपीओ सब्सक्राइब हो भी चुका है। अब तक कुल जो लास्ट नंबर हमने ट्रैक किए थे उसमें 1.1 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 20 से लेकर 22 अगस्त यानी कि आज दूसरा दिन है, एक दिन का भी समय और बाकी है। प्राइस बैंड 533 से लेकर 561 के बीच में अभी है इसका। आईपीओ से करीब 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इश्यू 400 करोड़ रुपए, कोई भी हिस्सा ओएफएस नहीं है। मेजर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर अप्लाई या की रेटिंग ही आपको दिखाई पड़ेगी, जहां पर आनंद राठी ने मे अप्लाई की रेटिंग दी है, एक्सिस ने नॉट रेटेड रखा है, केनरा बैंक सिक्योरिटीज ने अप्लाई की रेटिंग रखी है, आईएफएल की अप्लाई रेटिंग है, एसबीआई की अप्लाई रेटिंग है और वेंचुरा की तरफ से भी अप्लाई साइड पे रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ी है। अब बातचीत करने के लिए अनिकेत सर के पास चलते हैं। अनिकेत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद किसी ट्रांसफॉर्मर या उससे रिलेटेड कंपनी ने बाजार में एंट्री की है, तो पहले तो आपको शुभकामनाएं। एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन के नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप लोग एंट्री करने जा रहे हो आईपीओ मार्केट में, नंबर सब्सक्राइब हो चुका है, सो बढ़िया लिस्टिंग में हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करेंगे। आप लोग जयपुर से शुरू कर रहे हो और वहां से धीरे धीरे करते करते पैन इंडिया प्रेजेंस की तरफ जा रहे हो। तो पहले तो आप कंपनी के कारोबार के बारे में निवेशकों को बताइए, जो फंड आप रेस कर रहे हो उसके बारे में बताइए। जी, थैंक यू सुमित जी ये इंट्रोडक्शन के लिए। मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। हमारी कंपनी 1990 में मेरे दादाजी ने स्टार्ट करी थी। बहुत ही हम्बल हमारी बैकग्राउंड थी एंड पापा 18 साल के थे तब से वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। मैं नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं करीब 8 साल से बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। तो सर हमारी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो अक्रॉस राजस्थान है। वी हैव 5 फैसिलिटीज इन राजस्थान, बट हम लोग सप्लाई अक्रॉस इंडिया करें। इंडिया में हमारा अराउंड 5% का मार्केट शेयर है। लास्ट ईयर हमने ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट जो हमारे बिजनेस का मेन प्रोडक्ट है उसके अंदर करीब 400 करोड़ का रेवेन्यू किया था। ओवरऑल बिजनेस 550 करोड़ का रेवेन्यू किया था। तो ये जो 400 करोड़ है हमारे टोटल एड्रेसेबल मार्केट 8000 करोड़ के अगेंस्ट में करीब 5% का मार्केट शेयर में अक्रॉस इंडिया अलग अलग स्टेट्स में करीब 20 से ज्यादा स्टेट्स में हमने सप्लाई किया। तो ये दिस इज आवर पोजीशन एज अ प्रोडक्ट। तो अनिकेत सर, जो मैं देख पा रहा हूं कि कंपनी के जो क्लाइंटेल है उसमें पीएसयूज भी हैं और प्राइवेट प्लेयर भी हैं और सारे मार्की क्लाइंट हैं, एनटीपीसी पावर जैसे नाम है। सो क्लाइंट प्रोफाइल आपका कैसा है? प्लस एक चीज और, आपके रेवेन्यूज में कुछ हिस्सा डोमेस्टिक है, कुछ इंटरनेशनल भी है, लेकिन मेजर रेवेन्यू का हिस्सा जो है वो 3 स्टेट में आता है। तो ये 3 स्टेट कौन कौन से जहां से रेवेन्यूज आप लोग जनरेट करते हो? सर हमारे बिजनेस 3 वर्टिकल में हम लोग ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट्स बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग लार्जली राजस्थान और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। सीआरपीओ हमारा जो मेन प्रोडक्ट 60% रेवेन्यू लाता है, जो ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट बास्केट के अंदर आता है, हम लोग अक्रॉस इंडिया सप्लाई करते हैं, जिसमें गुजरात हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। बट हम लोग सप्लाई उसको तेलंगाना मतलब साउथ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, हमारी प्रेजेंस हर जगह। जो आपके मार्की क्लाइंट्स हैं इसमें एनटीपीसी अदानी के अलावा और कौन कौन से क्लाइंट्स हैं? सर हम लोग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं, जिसमें भारत बीएचईएल है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स है, वोल्टैम्प है एंड जितने भी लार्ज ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स हैं हम उन सबको सप्लाई करते हैं। ये प्राइवेट क्लाइंट्स हैं। एंड गवर्नमेंट की हम बात करें तो हम लोग B2G के अंदर हम लोग सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को, जिसमें राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बोर्ड्स आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के यूटिलिटी बोर्ड्स आ जाते हैं। ओके एक चीज जो नंबर्स में मैं चेक कर रहा था अनिकेत सर, की आपके इबीटा के नंबर्स में पिछले 3 साल में एक ड्रास्टिक जंप है, ऑलमोस्ट डबल आपका इबीटा हो गया पिछले 3 सालों के अंदर, जबकि रेवेन्यूज में उस तरह का जंप नहीं आया है। सो क्या नई कैपेसिटी कोई स्ट्रीमलाइन हुई है या कॉस्ट को लेकर कोई बड़ा काम किया है, कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो इतना बड़ा जंप आया है इबीटा में? सर ये बिटा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग सेम कैपेसिटी के अंदर अब हम लोग हायर वोल्टेज क्लास को, इंडिया के अंदर सर जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, उधर जो सप्लाई चेन है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में बहुत सालों से काम चल रहा है, तो उधर स्टेबलाइज हो चुका है। बट हायर वोल्टेज क्लास के अंदर लाइक मंगल इलेक्ट्रिकल इज ओनली द 5th पावर ग्रिड अप्रूव्ड पीजीसीआई के अप्रूव्ड सीआरजीओ प्रोसेसर है इन 765
वी क्लास स्पेस, तो हम उसी कैपेसिटी से हायर रेंज के ट्रांसफॉर्मर्स को सप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड उधर हम लोग बिकॉज कम कंपटीशन है तो उधर मार्जिन हम लोग बेटर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है वो बहुत कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, तो उधर अच्छे बेटा मार्जिन्स नहीं मिलते हैं, बट हायर वोल्टेज के अंदर बेटर मार्जिन्स मिलते हैं। एंड हम लोग का फोकस अराउंड 60-65% ऑफ आवर रेवेन्यूज कम फ्रॉम दी हायर वोल्टेज क्लास। ओके, तो अनिकेत सर, जो दो सवालों को एक साथ क्लब करूंगा। पहला कि जो रिन्यूएबल स्पेस है, क्या वहां पर भी आप लोग कुछ काम कर रहे हो? क्योंकि ट्रेडिशनल पावर कंपनीज तो हैं ही, प्लस रिन्यूएबल को लेकर। दूसरा, क्योंकि आप लोग स्टेट कंपनीज के साथ डील करते हैं, क्या पेमेंट को लेकर वहां डिले आता है आमतौर पे कुछ? सो सर, हमारा 70% रेवेन्यू आता है प्राइवेट क्लाइंट से, जहाँ पे हम सिक्योर्ड पेमेंट टर्म्स में काम करते हैं, जहाँ पे हमारा एवरेज पेमेंट रिसीवेबल डेज अराउंड 45 डेज। एंड हम गवर्नमेंट से काम करते हैं, हमारा 30% रेवेन्यू है, वहां पे हमारे रिसीवेबल डेज है अराउंड 90 डेज। हम लोग 2 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अंदर ही लार्जली काम कर रहे हैं, और वहां पे हम लोग काम पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से करते आ रहे हैं। तो वहां के पेमेंट से हम लोग वाकिफ है, इसलिए हम वहीं पे काम करते हैं। एंड और आपका एक और रिन्यूएबल, सवाल था सर? जी, रिन्यूएबल स्पेस को लेकर। सॉरी जी। सो सर, हम लोग जिन ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स है, वोल्टैम्प है, सिल्चर करके हमारी एक क्लाइंट है। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं सर जो रिन्यूएबल के लिए ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, बट ट्रांसफॉर्मर का 40% कॉस्ट होता है सीआरजीओ, वो हम लोग उनको प्रोसेस करके देते हैं। तो हमारे बिजनेस का, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ सर, हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू आता है ट्रांसफॉर्मर के मैन्युफैक्चरर्स को उसके कंपोनेंट सप्लाई करने से। तो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर रिन्यूएबल स्पेस के अंदर ट्रांसफॉर्मर देते हैं, आईडीटी इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर देते हैं, और उसके अंदर कोर हमारे थ्रू जाती है। जो बहुत सारे कोर प्रोसेसर है, हम उनमें से एक है। ओके, अनिकेत सर, जो आईपीओ का प्रोसीडिंग है, उसका एक हिस्सा जा रहा है कंपनी की एक सीकर इकाई के एक्सपेंशन को लेकर भी, रफली 80 से 90 करोड़ रुपए के आसपास। तो अभी कंपनी की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, किस तरह का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और इस इकाई को आप कब तक स्ट्रीमलाइन या और एक्सपैंड होता हुआ देख रहे हो? सो सर, हमारे आईपीओ प्रोसीड्स में से अराउंड 88 करोड़ का केपेक्स का प्लान है। हमारे रिंगस में यूनिट है उसके अंदर, तो वो अभी 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, एंड वो लैंड अभी 1/3 यूटिलाइज है। अब बाकी जो 2/3 लैंड है उसके अंदर हम लोग शेड्स मशीन एंड बाकी केपेक्स का 1/3 यूटिलाइज है। अब बाकी जो 2/3 लैंड है उसके अंदर हम लोग शेड्स मशीन एंड बाकी केपेक्स का इंस्टॉलमेंट प्लान कर रहे हैं। सो इसका सर, इसके अंदर हमने जो सीआरजीओ के अंदर एक्सपेंशन किया था वो हमने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है, तो उसका हम लोग इस साल के Q4 से उसका इम्पैक्ट दे पाएंगे। एंड हम लोग सर जो 90 करोड़ में से 40 करोड़ सीआरजीओ के लिए, बाकी 50 करोड़ से ट्रांसफॉर्मर टैंक्स एंड ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसका रिजल्ट आने में फाइनेंशियल ईयर 27-28 हम लोग फोर्स ही करते हैं। तो उसका एक आईपीओ प्रोसीड्स आते ही हम लोग उसका एक्सपेंशन प्लान को इनिशिएट कर देंगे, वो केपेक्स को इनिशिएट कर देंगे। बट उसका जर्नी करीब 18 मंथ्स का रहता है, वो मशीन का आने का, इंस्टॉल होने का, फिर उसमें अप्रूवल्स आने का। तो हम लोग उसको फिर 2027-28 से उसका कैपेसिटी रियलाइजेशन देख पाएंगे। तो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स की है वो कितनी है? सर, अभी हमारी सीआरजीओ के अंदर कैपेसिटी है करीब 19,000 टन की सालाना। हमारी ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी है 1500 एमवीए की, एंड हमारी सर्किट ब्रेकर्स हम बनाते हैं, उसकी हमारी कैपेसिटी है 75,000 सर्किट ब्रेकर्स की। एंड एमॉर्फस करके एक स्टील हम प्रोसेस करते हैं, जो एक कंपोनेंट है, उसकी हमारी कैपेसिटी है 2400 टन की साल की। तो ये चारों चीजें अप्रोक्सीमेटली कैप्टिव कंजम्पशन मिला के, जो हम अपने ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं उसकी कंजम्पशन मिला के, करीब 72-73% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। और लास्टली सर, आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा जो है डेट रीपेमेंट के लिए भी जा रहा है, करीब करीब 101 करोड़ रुपए के आसपास का डेट रीपेमेंट आप लोग करने जा रहे हो। इसके बाद कंपनी का नेट डेट की सिचुएशन क्या रहेगी इस रीपेमेंट के बाद? और दूसरा, क्योंकि इबिटा मार्जिन आप लोगों के 14-15% पहुंच चुके हैं, जो 12.5% से बढ़कर आया पिछले 3 साल में। सो एक स्टेबल इबिटा मार्जिन किसी स्टेबल सिनेरियो में क्या रहेंगे? सर, हमारे स्टेबल इबिटा मार्जिन्स रहेंगे करीब, मैं फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे अभी तक जो रेंज चल रही है, लास्ट 3 इयर्स के जो एवरेज है, हम लोग उसी लाइंस के अंदर ट्रैवल करेंगे।
ओके। और डेट राइट। रीपेमेंट का? सर हम लोग के पास टोटल अराउंड 150 करोड़ का डेट है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मिला के करीब 13 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है एंड अबाउट 137 करोड़ का वर्किंग कैपिटल इन शॉर्ट टर्म डेट्स है। तो उस 130 करोड़ 7 करोड़ में से हम लोग 101 करोड़ को आईपीओ प्रोसीड से इमीडिएटली हम लोग चुका देंगे एंड बाकी का हम लोग प्लान करेंगे नेक्स्ट 12 टू 24 मंथ्स के अंदर एब्सोल्युटली कंपनी डेट फ्री हो जाए। ओके। और सर लास्टली, क्योंकि रेवेन्यू का एक हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से भी आता है, सो वो राइट। इंटरनेशनल मार्केट्स कौन कौन सी हैं, और कोई और नए एरियाज जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो? सर इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एक्सपोर्ट्स दो तरीके से होती है। एक हम जिन ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं वो आगे एक्सपोर्ट करते हैं, एक हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स आज हम लोग करते हैं मिडिल ईस्ट एरिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, नीदरलैंड्स, यूरोप का एरिया, यूरोप के अंदर करते हैं और हमारा कुछ एक्सपोर्ट यूएसए भी होता है। एंड हम लोग सर एक्टिवली मिडिल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर एंड यूएस के अंदर एग्जिबिट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वहां पे हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस भी है लोगों से। बट आज की डेट में इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड है कि हम लोग की जो कैपेसिटी यूटिलाइज इंडिया में बेटर तरीके से हो जाती है। तो हम लोग डेफिनेटली बाहर भी प्रेजेंट है, बाहर भी हमारे अच्छे रिलेशन है, इंडिया में भी अच्छे रिलेशन है, बट लार्जली हमारी सेल्स इंडिया के अंदर होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, और डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए नंबर्स को लेकर। अनिकेत सर, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं एक बढ़िया नंबर सब्सक्रिप्शन का रहेगा आगे भी, और आगे भी एक अच्छे लिस्टिंग, एक अच्छी ग्रोथ के नंबर्स हम देखेंगे। लेकिन डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। आईपीओ जिसका आज दूसरा दिन है वो है मंगल इलेक्ट्रिकल्स। अभी थोड़ी पहले मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे, 1.25 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। आज सेकंड डे है, 533 से 561 रुपए का प्राइस बैंड है, 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, पूरा फ्रेश इशू है, कोई ओएफएस नहीं है, और केपेक्स और डेट रिपेमेंट के लिए कंपनी इस रकम का इस्तेमाल करेगी। आनंद राठी, एक्सिस, केनरा, आईएफएल, एसबीआई, वेंचुरा सबने मोरलेस अप्लाई की यहाँ पर राय दी है। आपकी तरफ से क्या राय है? जी बिल्कुल, जयपुर बेस्ड कंपनी है और देखा जाए तो प्राइसिंग भी यहाँ पे 32-33 के प्राइसिंग टू अर्निंग मल्टीपल पे आता है, क्योंकि ये लोग ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी है, ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक है, तो ये भी एक एवरेज सा काउंटर लगता है, लगाने की सलाह है। तो सुमित जी, सार ये है कि जितनी भी कंपनीज आ रही है उसमें से कोई भी एक बहुत बहुत जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग काउंटर वैसा नहीं लगता, सब एक एवरेज काउंटर्स लगते हैं, सब में कुछ एक बातें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है।